Welcome to the podcast, ma'am. Thank you. So, ma'am here is the founder of Vibrant Dots since 2017. So, ma'am, it's grateful to have you. And can you give a brief introduction about yourself and the venture that you have started? Yes. Thank you, Javitri. And first of all, I would like to thank Vyapari Talks, led by Swarnim, for inviting me today for this podcast. It's a great opportunity for me to be able to send my message and for my voice to reach a greater audience, a larger audience that is there, especially who listen to Vyapari Talks regularly. So, to give you a basic background, basic brief, I am Ocean Goyal and I am born and brought up in Shimla, and I did all my schooling from Shimla. Thereafter, when you reach class 12, you generally have this question, what do you want to do? So my dream was SRCC. Say I want to do my BCom and I want to become an investment banker after that. Okay, this is what where I didn't know what SRCC really meant, because in 2012 we had internet, but one, the information, the access to the internet was very very limited, 1 GB for a month probably. And second, the kind of information that was available on the internet वो भी बहुत कम थी. आज जिस तरह आपके पास इतनी सारी कॉलेज देखो और इतनी सारी ये वेबसाइट्स है, उस टाइम पे ये वेबसाइट्स इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो बियॉन्ड लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती थी. तो न्यूज़पेपर्स वाज वन ग्रेट सोर्स टू लर्न अबाउट न्यू इंफॉर्मेशन, स्पेशली अबाउट न्यू कोर्सेज दैट आर कमिंग अप. तो मेरी बचपन की दोस्त है विभूति, उनके पिताजी वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स ही हैं बेसिकली. तो उन्होंने मुझे बताया कि आई एम इंदौर में ये नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, आईपीएम करके, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. तो आई एम्स तो हमेशा पीजी प्रोग्राम्स के लिए जाने जाते हैं, तो कभी सोचा भी नहीं था कि ट्वेल्थ के बाद आप एक आईएम में जा सकते हो. तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने अप्लाई कर दिया. अप्लाई भी कम ही लोग कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि रिलेटिवली न्यू कोर्स था. इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन के लिए भी कॉल आ गया. तो फिर 5 साल मैंने आई एम इंदौर से आईपीएम करने में बिताया, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कोर्स. बहुत ही माइंड ओपनिंग कोर्स था वो. जिस तरह से मैं ज़िंदगी के बारे में पहले सोचती थी, वो बदला उस कोर्स के Views थ्रू. change. व्यूज़ चेंज हुए मेरे, राइट. And a lot of focus was given to humanities and social sciences, which helps you think beyond just becoming an investment banker, right? कि सिर्फ that is not the only way probably to be successful in life or to make an impact in life. तो जो फर्स्ट 3 इयर्स में खास करके ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के कोर्सेज थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को एक लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ देने में मदद Help. करी. यस. एंड देन द फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर आर रेगुलर एमबीए प्रोग्राम्स जो कैट के थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग क्लासेस अटेंड करते हैं. तो इन द फिफ्थ ईयर देर इज दिस, मतलब फिफ्थ ईयर तक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड डूइंग और क्रिएटिंग थिंग्स ऑन माई ओन. स्कूल में भी छोटा मोटा कभी कोई स्टूडेंट काउंसिल में इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लिए, हम लोगों ने बैंड बनाया था, बैंड के कुछ इवेंट्स कर लिए. कॉलेज में आई वॉज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द आईपीएम, द सैक, द स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल. तो हमेशा से ऐसा एक, जिसको चुल बोलते हैं, कि चुल होती थी कि कुछ खुद से क्रिएट करना है. हाँ. सो बाय द टाइम आई वॉज entering my fifth year, I did an internship and I realized that I don't want to work. एक तो ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना है मेरे को, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, आई डोंट वांट टू वर्क बिग, बी अ स्मॉल portion of a big machinery where I don't see my everyday impact. सो स्पेशली ड्यूरिंग माई फोर्थ और फिफ्थ ईयर के बीच में जो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप होती है, वहाँ से मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आई कि ये मुझे, आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट टू डू दिस. तो फिर फिफ्थ ईयर में हमारा एक कोर्स होता है, हिमालयन आउटबाउंड प्रोग्राम, पीजीपी या एमबीए के सेकेंड ईयर में, आईपीएम के फिफ्थ ईयर में इलेक्टिव कोर्स है ये, हिमालयन आउटबाउंड प्रोग्राम. सब बच्चे वी गो फॉर अ ट्रैकिंग, हाई एंड हिमालयन ट्रैकिंग प्रोग्राम, 3 डे 4 डे ट्रैकिंग प्रोग्राम, अराउंड 11,000 12,000 फीट की हाइक पे वी ऑल गो, ट्रैक पे वी ऑल गो. तो आई वेंट टू दैट प्रोग्राम एंड देन आई रियलाइज दैट during student life, if you can get such experiential learning where you actually go and do things rather than just sitting in the classroom, it makes a huge impact on you as an individual and on your overall personality, on your overall growth, on your mindset, on your mental toughness.
So then I was very lucky that my father, after Dr. S.K. Goyal, after retiring from a government job, he set up his own training venture. And he had been giving some trainings to PSUs and doing some camping programs for schools. So somehow this HOP experience and this not wanting to sit in the office and do the regular corporate job, and my father's experience in the training space, all of them aligned. I came back home. I set up my own venture, which is Vibrant Dots. He runs his own venture called Personality Gurukula and Edutourism. I set up my own venture, and from there, it was an experiment, I would say. Initially, I tried to work in this trekking space. Then I understood that probably not all students would be willing to do that kind of trekking, or not all institutions. So वहां से फिर उसको चेंज करते करते उसको Mold. मोल्ड करते करते आप बोल सकते हो, हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे जहाँ अब वाइब्रेंट डॉट्स इज मेजरली इनटू अ फ्यू स्पेसेस. वन, वी डू एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज एंड गेम्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स जो हम कैंपसेस में आके करते हैं, जो कि आपके सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, टीम स्किल्स हो गया, इन पे फोकस करते हैं. फिर हम जैसे कि यहाँ GLA में हम लोग कर रहे हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग करते हैं, which is majorly oriented towards bringing the industry to the students. So most of our mentors are practitioners in the industry in the current day. Then we do a lot of outbound experiences also, camping, hiking, industrial visits. And then for corporate के लिए corporate specific, corporate training and learning and development specific programs भी हैं. तो इस तरह की जर्नी रही है फ्रॉम 1993 टू 2026. 32 साल. बाकी की पिक्चर अभी आगे चल रही है, और दैट्स हाउ इट हैज बीन सो फार. It's been a great journey. थैंक यू. यस. So students have, despite of having good degrees, good knowledge, there is a big gap between placement and their skills. So what do you think the students are majorly missing? सी, डिग्री लेने के लिए तो मुझे आई नीड 40%, 50%, 60%, राइट. बट वो डिग्री लेने का जो प्रोसेस है, am I actually going through that actual process? Am I present in that process? या मैं सिर्फ आके क्लास में बैठ के फोन यूज कर रही हूँ या सो रही हूँ, और आके फाइनल डे एग्जाम से पिछले दिन रट्टा मार के पेपर में लिख दिया है. There is a difference between getting a degree and earning a degree. ठीक है, हम लोग ज्यादा करके डिग्री ले रहे हैं, हम उसको जीत नहीं पा रहे हैं. उसको वो बॉर्नविल का एड आता था ना, यू डोंट जस्ट बाय अ बॉर्नविल, यू अर्न इट. काफी पहले आता था वो एड. तो यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू actually absorb the knowledge, the information that is being given during a degree. Okay. यस. अब आप क्लास में बैठे हो, आप सुन तो रहे हो प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं, पर आपके दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही है सारा टाइम. तो वो डिग्री आप, आई थिंक इतना एवरेज इंटेलिजेंस तो है ही कि 50%, 60%, 70% मार्क्स आ जाए. हाँ, एक दिन पढ़ के कोई भी ला सकता है. कोई भी लेके आ सकता है ना. आपने एडमिशन लिया है तो अज्यूम ही कर रहे हैं कि आप में इतना दिमाग तो ऑलरेडी है, उतना जनरल इंटेलिजेंस लेवल तो सबका है ही कि एक दिन पढ़ के या 2 दिन पढ़ के आप, पर वो 1-2 दिन का लर्निंग दिमाग के अंदर लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा. वो पढ़ा और पेपर पे उतार दिया. तो जो वो प्रोसेस है, जो आपके पास वो 2 साल है, उसमें आप प्रेजेंट हो कि नहीं, आप मेंटली प्रेजेंट हो कि खाली फिजिकली डिग्री के थ्रू प्रेजेंट हो, वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस प्ले करता है. तो मैं स्कूल में जब अच्छे मार्क्स आते थे तो बच्चे यही बोलते थे कि कैसे आते हैं. मैं क्लास में पढ़ लो, घर जाके कोई मैं 10-10 घंटे नहीं पढ़ रही हूँ. मैंने अपना +1 +2 में बैंड भी रन किया, स्टूडेंट काउंसिल की भी मैं मेंबर थी. उसके बाद भी अच्छे खासे नंबर आ गए थे 10th में भी और 12th में भी. क्लास में अगर पढ़ लोगे ढंग से तो बाकी की जो आगे पीछे की मेहनत है इससे बच पाओगे, और डिग्री एक्चुअली में मीनिंगफुल होगी आपकी. So, ma'am, according to you, what are the 3 non-negotiable skills that students should have for placements? 3 चूज करना तो बड़ा मुश्किल है. बहुत ही छोटी लिस्ट बता दी आपने. डिजिटल लिटरेसी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, उसमें आप अगर आप
4-5 साल पहले बात करते तो मैं सोशल मीडिया का नाम लेती शायद। अभी एआई AI. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट खाली मैं एआई से निकाल के असाइनमेंट कर लूँ वाला एआई आना नहीं चाहिए। ठीक है, एआई को यूज करके एक तो अपना काम कैसे एफिशिएंट बना सकती हूँ, राइट, लेकिन एआई को यूज कर करके जो दूसरा स्किल है जो हम मिस आउट कर रहे हैं, जो लूज कर रहे हैं, वो है अपनी क्रिएटिव और Thinking. क्रिटिकल थिंकिंग। तो दीज आर टू वेडेड स्किल्स, ठीक है, दीज आर नॉट, अपनी आइसोलेशन में इन स्किल्स, दोनों स्किल्स का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये दोनों स्किल्स आपको साथ में चला के रखने हैं। तो टॉप टू तो यही है, एआई यूज कर रही हूँ पर अपने सोचने की क्षमता उसके साथ खत्म नहीं कर दे रही हूँ। ठीक है, एआई से इनपुट लो, एआई से आउटपुट लो, बट जब आपने फाइनल आउटपुट बनाने, सॉरी, एआई से इनपुट लीजिए, उसके बाद जो आउटपुट है वो आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। ठीक है ना? तो और उस आउटपुट को बाकी चीज़ों के साथ कैसे अमेलगमेट करना है वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 चीज़ें तो आपकी हो गई, आपको एआई यूज़ करना आना चाहिए, आपको क्रिटिकली सोचना आना चाहिए, क्रिएटिवली सोचना आना चाहिए। उसके बाद भी प्रॉम्प्ट लिखने के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना पहले, तो अपनी सोचने की एबिलिटी को ख़त्म नहीं करना है। और फिर थर्ड, आई थिंक जैसे-जैसे हम वैसे तो और भी है, कम्युनिकेशन है, आपका डिसीजन मेकिंग है, ये सब है। बट मुझे लगता है जैसे-जैसे मशीन्स का रोल बढ़ता रहेगा, वैसे-वैसे ह्यूमन जो एक कोर, हमारी ह्यूमन कोर है, वो है एम्पैथी, Empathy. इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरे को समझ पाना, दूसरे के भावनाओं को समझ पाना। ऐसे तो चैट जीपीटी भी हमारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाता है। रात को जब एग्जाइटी हो रही होती है तो आप लिखते हैं कि ये मैं बुरा फील कर रही हूँ, बट स्टिल एक कस्टमर की एम्पैथी को समझ पाना, वो बॉट वाले रिपीटेड रिप्लाईज ना देके, जब एक एक्चुअल प्रॉब्लम आती है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझ पाके, सामने वाले की इशू को, सामने वाले के माइंडसेट को समझ पाके फिर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना, वो एम्पैथी, वो इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी आगे जाते जाते बहुत काम आएगी मेरे हिसाब से। So the three non-negotiable things. First is digital literacy. Digital literacy, second is critical or creative thinking, and third I would say is empathy and emotional intelligence. Yes. Okay. So what are the biggest confidence challenge that you see in the students that they face in their in their daily work? अ, वैसे तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड हैं ये चैलेंजेस। हम टियर 1 इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो वहाँ चैलेंजेस अलग तरह के हैं। हम टियर 2 टियर 3 में बात करते हैं तो वहाँ चैलेंजेस अलग तरह के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम कहीं भी हमारे को ज़िंदगी में ना ओपिनियंस फॉर्म करने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता है, कंप्लाई करने के लिए इनकरेज किया जाता है, चाहे वो पेरेंट्स के द्वारा है, चाहे टीचर्स के द्वारा है। सोच के अपने आप को आर्टिकुलेट करने की बजाय हमें लर्न करके आर्टिकुलेट करना सिखाया जाता है कि आपको ये प्रोवाइड कर दिया गया है, अब इसको लर्न करो और उसको बोल दो। अपना विचारधारा बनाने की, अपनी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का हमारे को मौका बहुत कम दिया जाता है कि अगर आपके पास ओपिनियन है तो आप बहस कर रहे हो बेसिकली, राइट, ये सिखाया जाता है। तो बहस नहीं करना है, जो ट्रेडिशंस हैं उनको भी समझना है, जो कस्टम्स हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस समझनी है, बट उसके साथ साथ अपना उनके ऊपर एक ओपिनियन फॉर्म करना इज इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास एक ओपिनियन होगा तो आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। जब आपके पास कोई थिंकिंग ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो जब कोई आपको, आप वो लाइन जो आपने लर्न कर रखी है वो तो आप बोल दोगे, लेकिन मैं आपको सामने से क्रॉस क्वेश्चन करूंगी, फिर आप आंसर करने में डरोगे, हेजिटेट करोगे, राइट। तो थोड़ा ओपिनियन होना चीज़ों के बारे में वो ज़रूरी है। तो मैम टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस में क्या डाइवर्सिफिकेशन आपको दिखता है सबसे ज़्यादा? यही है Students. टियर 1 में जो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आई वुड से एक्सपोजर ज़्यादा मिल चुका है उनको, तो अलग डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव्स हैं उनके पास। टियर 2 टियर 3 में वो डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव्स नहीं है, तो वो जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, उसी को हम हर जगह रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन having Having- different perspectives about the same thing. Of course, then ये डिफरेंस तो है ही कि बोलने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही है उनको,
वो ऑलरेडी स्कूल लेवल से पॉलिश होके आ रहे हैं, तो फिर वो कॉलेज में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, तो और ईजी हो जाता है टीयर वन के लिए। टीयर टू टीयर थ्री में दिक्कत यही आ रही है कि ऑलरेडी लाइक फाउंडेशन वीक है, फिर उसके ऊपर Hmm. आप एक बार फाउंडेशन वीक है तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट? सेल्फ इमेज खराब हो जाती है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, फिर वो बिल्डअप खत्म की तरफ ही होता है उनका। नेगेटिव हाँ, साइकिल, उनका हाँ. नेगेटिव साइकिल चलता रहता है, उनका पॉजिटिव साइकिल चलता रहता है, वो डिफरेंस आ जाता है। What were your toughest phase in your journey, and how did you overcome that phases? टफेस्ट तो चलता रहता है एक्चुअली, ये इट्स अ कर्व। Part of हाँ, life, इट हाँ. इज ऑन गोइंग। बट मतलब जैसे जब मैंने वाइब्रेंट डॉट स्टार्ट किया 2017 में, तो uh, मतलब आप जब आप सोचते ही नहीं हो कभी कि आप फेल हो सकते हो, राइट? ना कभी बचपन से सिखाया जाता है कि फेल होना कोई ऑप्शन है आपके पास, राइट? अच्छे मार्क्स आने चाहिए, स्कूल में फेल नहीं होने चाहिए, क्लास फेल होना तो दूर की बात है, सब्जेक्ट में भी फेल नहीं होने चाहिए, किसी कॉलेज में नहीं होने चाहिए। और हुआ भी नहीं लकीली कभी। एक आधा कोई डी आया होगा मुझे लगता है इंदौर में, वो भी मतलब बहुत ही कुछ मैंने So you were exceptionally good in the studies. एक्सेप्शनली गुड नहीं थी, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट फेल होने वाली नौबत कभी नहीं आती थी, ठीक है? तो ऐसे एक्सेप्शनली गुड तो मैं नहीं बोलूंगी, बट ठीक ठीक था, है ना? तो फेलियर एज सच की बहुत अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती है, मैं बोल मतलब मुझे नहीं लगता स्कूल और कॉलेज में ऐसे कुछ, एक्सेप्ट फॉर कि मार्क्स वाइज फेल हो जाओ के अलावा कुछ हम फेलियर या सक्सेस ऐसे और किसी एस्पेक्ट में खास देख नहीं पाते, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में देख लेते हैं, बट इतना तो जब आप वेंचर स्टार्ट किया तो कभी ये सोचा ही नहीं कि कुछ बुरा भी हो सकता है, यही सोचा कि बस ईमेल भेजेंगे और लोगों का रिप्लाई आ जाएगा और वो पैसे दे देंगे और बिजनेस चालू हो जाएगा, राइट? सो बट फर्स्ट 2 years वर रादर वेरी वेरी ड्राई, आई वुड से। मैं भी समझ ही रही थी कि क्या टारगेट होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला पहले मैंने हाइकिंग प्रोग्राम्स बेचने से, ट्रैकिंग प्रोग्राम्स बेचने से स्टार्ट किया, बट आई रियलाइज कि इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आई एम इंदौर इज एन एक्सेप्शन इन दिस केस। इस तरह का प्रोग्राम बाकी इंस्टीट्यूशंस तो नहीं ही रन करे, आईएम्स में भी और आईएम्स जैसे प्रोग्राम्स नहीं रन पा रहे, बिकॉज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है एक हाई एंड ट्रैकिंग प्रोग्राम करवाने में। तो पहले मैंने वहां से पिवट किया, फिर मैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही थी, तो वहां से भी पिवट किया कि आई आई डिड अ कपल ऑफ कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स, एंड देन आई फाउंड एज अ कंपैरिजन कि कॉलेज स्टूडेंट्स में मैं मेरा इम्पैक्ट, जो हमारे प्रोग्राम्स है उनका इम्पैक्ट ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट में शो हो रहा है ना? तो फर्स्ट 2 years में कम क्लाइंट्स मिले, थर्ड ईयर में अच्छे क्लाइंट्स मिला शुरू हो गए थे, और मार्च February, January, February 2020 were good. I mean, acha, my highest revenue was achieved in those 2 months over the 3 year So, period. ma'am, in the starting first 2 years, except Vibrant Dots, Yes. anything else you were engaged in? No, I was doing this full time ever since. Yes, since college time, I've been teaching part time online on this platform called Check Tutors. It's a San Okay. Francisco based Online tutoring platform. online tutoring platform. अब उन्होंने अपना चेक ट्यूटर्स वाला विंग बंद कर दिया है। वो पहले ऐसा होता था, बच्चे अपना क्वेरी डालते थे और या तो वो रिटर्न रिप्लाई मांगते थे या फिर लाइव लेसन मांगते थे। तो दे यूज टू पे $15 एन आवर। तो कॉलेज टाइम में तो ऐसे एकदम ऐश हो जाती थी अगर वो $15 पर आवर। उस टाइम कितना बनता था, आई थिंक $15 और कुछ 60-70 रुपए उस टाइम डॉलर था। तो ठीक ठाक, मतलब मैंने अच्छे खासे ट्रिप्स मार लिए थे उससे पैसे कमा कमा के। तो वो मैं टाइम पास के लिए साथ साथ में करती रहती थी। आई ऑलवेज लाइक टीचिंग एवर सिंस कॉलेज में भी वी स्टार्टेड दिस स्टूडेंट लेड टीचिंग ग्रुप। तो क्योंकि आई वाज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमर्स के थे, तो बाकी स्टूडेंट्स बहुत, मतलब मेजर बैच का पार्ट साइंसेस से था, तो सबको अकाउंटेंसी पढ़ाना, इकोनॉमिक्स पढ़ाना, तो मुझे मज़ा आता था पढ़ाने में हमेशा से। तो 2020 का बिगिनिंग, 2019 का एंड एंड 2020 का बिगिनिंग वाज गोइंग वेरी वेल। और फिर कोविड की न्यूज़ आना शुरू हो गई कि कोविड आ रहा है, कोविड आ रहा है। तो हमें लगा इंडिया में तो क्या ही हो जाएगा, राइट? और अच्छा खासा मेरा सेल्स फनल बन गया था। आई हैड डन अ वेरी वेरी अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन जस्ट बिफोर दैट, एंड देन इंडिया में फर्स्ट केस आ गया है। उस टाइम
मेरा लास्ट ग्रुप था जामिया के स्टूडेंट्स को, हम शिमला लेके आए थे, उनके एमकॉम के स्टूडेंट्स को, और बढ़िया एकदम बहुत ही अच्छा टूर गया था। और आगे भी बहुत सारी लीड्स जनरेटेड थी, सब जगह बात चल रही थी, अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में भी जो मैं पहले काफ़ी टाइम से टैप इन करने की कोशिश करी थी, उससे भी बातचीत चल रही थी। एंड फिर लॉकडाउन अनाउंस हो गया। फिर हमें लगा चलो एक दिन का लॉकडाउन है, क्या फर्क पड़ जाएगा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, और आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, मतलब जस्ट दैट वाज द फीलिंग। फिर लॉकडाउन लगा, फिर लॉकडाउन बंद ही नहीं हुआ, बंद ही नहीं हुआ, बंद ही नहीं हुआ। फिर अप्रैल मिड मई तक मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर द फर्स्ट टू क्लोज डाउन एंड द लास्ट टू Last ओपन open. अप, है ना। तो दोज 2 years वर वेरी टफ, बिकॉज पहले ही 2 साल तो हो गया था कि मतलब चलो ठीक है कि 2-3 साल तो लग जाते हैं बिजनेस सेटअप करने में, और रिस्पॉन्स भी आने लग गया था, तो चलो 2020 बिगिनिंग तक मैंने जैसे तैसे, इट वाज स्टिल ओके कि हाँ हो जाएगा। बट दिस 2020 एंड 2021 वर वेरी वेरी Very डिफिकल्ट difficult. फेजेस, बिकॉज आई इट इज माई लैक ऑल्सो कि मैं पिवेट नहीं कर पाई कि सब अब मतलब आज की डेट में तो ये है कि आप पिवेट करो, यू हैव टू पिवेट एज क्विकली एज यू हाँ, कैन। तो मैम what motivated you to not pivot from this? बिकॉज मतलब सबने मतलब ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया था, अब यही रियलिटी रहेगी, फ्लू सीजन हर साल होता रहेगा, ये कभी जाएगा नहीं, ऐसा। आई वॉज लाइक ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव इन दिस डिजिटल स्पेस ऑलवेज एंड फॉर एवर। कुछ ना कुछ ह्यूमन टच, फिजिकल इवेंट्स हमें चाहिए ही चाहिए टू यू नो। आई कुड नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट कि सब कुछ हमेशा के लिए अब डिजिटली हो जाएगा, ठीक है। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट वी विल कम बैक टू डूइंग हाँ, थिंग्स इन द फिजिकल फॉर्म। और अब तो हम फिजिकल फॉर्म में ऐसी चीजें कर रहे हैं जैसे कभी कोविड था ही था नहीं। ही नहीं, है ना। एंड ऑफ कोर्स द रिस्क इज स्टिल देयर, आई वुडंट से द रिस्क इज स्टिल नॉट देयर, एंड विद ऑल दिस मेटावर्स एंड ऑल कमिंग अप, yes, digital world is going to become a bigger and bigger and bigger reality, but मुझे फिर भी लगता है कि humans at the end of the day, Are social. हाँ, इस तरह से Social सोशल beings. है। So, ma'am, many MBA students feel very confused in joining the corporate world or being starting their own startup. So, what advice would you give them? स्टार्टअप और जॉब दो बहुत ही अलग तरह की चीजें हैं, ठीक है। जॉब में आपके पास सिक्योरिटी है कि हर महीने के एंड में टिंग बजेगा और पैसे आ जाएंगे अकाउंट में, ठीक है। आपको एक बहुत अच्छा रूटीन मिल जाता है जिसमें आप अपनी लाइफ जी सकते हो। देयर इज सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट, ठीक है। ग्रोथ का भी बहुत स्कोप है, कोई कमी नहीं है ग्रोथ के स्कोप की। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ, दैट इज द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू Job. जॉब। अब हम एंटरप्रेन्योरशिप पे आते हैं। सिक्योरिटी कम है, Come. ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बहुत ज्यादा स्कोप, ठीक है। मतलब 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, उस फिगर्स पे आप जनरली कॉर्पोरेट में बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे, उस पे भी नहीं पहुंच पाएंगे मेजरली, राइट। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बहुत बड़ा स्कोप है। अबिलिटी टू डू अ लॉट मोर थिंग्स इज मच हायर, फ्रीडम बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट उसके साथ साथ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अर्ली सक्सेस मिलेगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। कोई तुम्हें बोलेगा कि 2 महीने में अमीर हो जाओगे, दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। हम जो ये आज स्टार्टअप सुनते हैं कि 100 करोड़ ये वैल्यूएशन हो गई, 200 करोड़ वैल्यूएशन हो गई, 1000 करोड़ हो गई, 13,000 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है, दैट इज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। वो हमें दिखाई देता है कि वो एक साल में यार ये लोग तो इतने बड़े हो गए, पर उससे पीछे उन्होंने 10-15 साल लगाए हैं, Struggle. स्ट्रगल किया है उन्होंने शायद। मतलब कि जहाँ उनके बैचमेट्स जो भी उनके साथ पढ़े होंगे, वो जब वो घर खरीद रहे होंगे तो वो शायद अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे होंगे जो स्टार्टअप कर रहे हैं, राइट। तो वो चैलेंजेस साथ में आएंगे स्टार्टअप के, बट इट इज बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी टाइप। अगर आप में रिस्क एपेटाइट है, अगर आप हाइज और लोज आपको पसंद है,
अगर आप वो वेव्स सर्फ कर सकते हो, बहुत हाई और बहुत लो की। जॉब में कंसिस्टेंसी है, थोड़ा बहुत कुछ बुरा आएगा, कभी जॉब लॉस हो गया, कभी बहुत अच्छी प्रमोशन मिल गई, तो जो ये है जॉब्स का, ये बहुत कंसिस्टेंट है। और ये हाइट और जो उसका फॉल है वो बहुत कम है। कम ठीक है। है, उसकी वेरिए यहाँ से डेविएशन बहुत कम है। लेकिन ऊपर की भी लिमिट है, नीचे की भी लिमिट है। स्टार्टअप में ना ऊपर की लिमिट है ना नीचे की लिमिट है, और एक कर्व भी बहुत ज्यादा ऐसे जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के इंसान हो और आपको क्या पसंद है। तो उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस होना, अपनी विजन, अपने आप किस तरह के इंसान हो वो पता होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम। यस। स्टूडेंट से पूछना था ना। एक्सपोजर। एक्सपोजर। कॉर्पोरेट एक्सपोजर, कॉर्पोरेट का किस टाइप के बच्चे चाहते हैं और वो एक्सपोजर कैसे मिलेगा, है ना। कंपनीज का मतलब Placement trading skills. प्रोफेशनल्स चाहिए। Okay. So, ma'am, what do you think? What companies look for in a perfect? What their ideal candidate for job is for the advice for the students like us in MBA. आपको अपनी डोमेन की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन शुड बी गुड, रिटन एंड वर्बल बोथ। और उसके साथ साथ क्विक लर्नर होने चाहिए। किसी के पास पेशेंस नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है आज के बहुत कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, तो सेल्फ खुद से लर्न करने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। गो गेटर एटीट्यूड जिसको बोलते हैं। ठीक है, डे वन से लोग रिजल्ट्स चाहते हैं आज की डेट में, राइट। स्लो मूविंग एनवायरनमेंट नहीं है, फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है। तो आपको खुद से बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग ना करनी पड़े, तो पीपल विल प्रेफर यू मोर। थोड़ा जल्दी सीखो और खुद से सीखने की आप में एबिलिटी है, क्षमता है, तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड मोर। Okay. और क्विक लर्निंग, क्विक लर्निंग इन द सेंस अनलर्न रीलर्न, अनलर्न रीलर्न। आपने जो सीख लिया है, अगर वो कुछ नया बता रहे हैं तो वो पिवट कर पाने की आपको कैपेबिलिटी होनी चाहिए आप में। Okay. ऑल्सो जेनजी से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं है, कि लैकडाजिकल एटीट्यूड है। वैसे तो हर जनरेशन यही कंप्लेंट करती है अपनी अगली जनरेशन के बारे में। हमारे पेरेंट्स भी यही बोलते थे, और हम लोग, तुम भी अपने बच्चों के बारे में यही बोलोगे गोइंग अहेड। बट थोड़ा सा डिसिप्लिन इज नेसेसरी। ठीक है ना, आप आज ऑफिस नहीं आ रहे, आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, इट इज बेसिक ह्यूमन कर्टसी। दोज थिंग्स आर बेसिक ह्यूमन कर्टसीज, राइट। कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं क्यों नहीं आ पाऊंगी। So, ma'am, is it a problem with Gen Z, like a generation problem, or आई थिंक What जितना, we- हाँ, जितना स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन होता था, वो हर जगह वो डिसिप्लिन अब कम हो गया है। ठीक है ना, जैसे अब आपको 10th तक फेल नहीं कर रहे हैं, पहले आप 10th तक भी फेल हो सकते थे। ठीक है, स्कूल में लोग बोलते हैं मारना अलाउड नहीं है, ऑल्दो आई डोंट बिलीव कि मारना इज एवर अ सोल्यूशन। मैं तो अपने भी नेफ्यूज है, आई नेवर हिट देम। आई ट्राई कि मैं चिल्ला भी ना पाऊँ, बट चलो बच्चों के साथ कभी ना कभी ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो इन जनरल वो जो एक डर और स्ट्रिक्टनेस थी वो कम होती जा रही है। आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट उसके साथ साथ हम ढंग से चैनलाइज, या वो जो एनर्जी बच जाती है जब गुस्सा आपके ऊपर कोई नहीं मार रहा है आपको, तो जो एक डेविएशन आपके बिहेवियर में है, उसको करेक्ट करने का भी कोई तरीका हम साथ नहीं आ रहे हैं। टीचर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ठीक है, मार नहीं सकते इनको, तो कुछ बोल ही नहीं सकते, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो मारने के अलावा हमने बिहेवियर करेक्ट करने के लिए कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं निकाला है, हमने छोड़ दिया है सर। तो वो आई थिंक उससे वो फिर वो एक आदत बन जाती है धीरे धीरे। इसलिए आई थिंक वो जेनजी में ज्यादा उभर के नजर आ रही है, रादर देन कि आप लोगों में इन जनरल एज अ जनरेशन की कोई दिक्कत। Ma'am, finally, Yes. what is the last piece of message you want to share to Vyapari Talk as a platform and to the audience of Vyapari Talks? I think Vyapari Talks is playing a very very critical linking role between people who have some knowledge and people who require that knowledge. तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये इनिशिएटिव है। और अभी हम क्लास में, जैसे कि कल परसों वी वर डिस्कसिंग इन आवर प्लेसमेंट ट्रेनिंग सेशन, की बच्चों को क्या सबसे ज़्यादा दिक्कत लगती है, क्या व्हाट इज़ द बिगेस्ट इशू, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज दैट पीपल आर फेसिंग, स्टूडेंट्स आर फेसिंग इन डेवलपिंग देयर स्किल्स।
तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे कहने को तो बहुत इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे अवेलेबल, बट स्पेसिफिकली उनके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और उनके लेवल पे आके जो लोग इंफॉर्मेशन उनको दे पाए वो लोग थोड़े से कम है, कम है। और लोकलाइज लेवल पे और भी ज्यादा कम है, जो कि फ्री टू यूज है, यूट्यूब पे है, बट मतलब आई वुड से जिससे बच्चे रिलेट कर पाए वो कंटेंट अभी भी कम है। तो वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए व्यापारी टॉक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है। और इन जनरल ऑडियंस के लिए, बच्चों के लिए जो कि हैं ज़्यादा करके, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मेहनत करते रहिए, एआई को अपने सोचने की क्षमता लैंड आउट मत कर दीजिए, अपने सोचने की क्षमता को जारी रखिए, और बी हम्बल एंड काइंड, ठीक है। दुनिया आपको एरोगेंट होना या रूड होना या ये बताएगी कि अ, जो लोग बदतमीजी करते हैं वो लोग भी जिंदगी में बहुत आगे चले जाते हैं, जाते होंगे, बट मैं ये बोलूँगी कि आप अगर हम्बल रहेंगे, काइंड रहेंगे, तो जिंदगी में बहुत ज़्यादा आगे जा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक जावित्री, यू इट वॉज मैम, अ थैंक प्लेजर यू। टॉकिंग टू यू, एंड